ईपीएफओ का एसेट अंडर मैनेजमेंट साल 2021 में 15.7 लाख करोड़ रुपए था। ये 2019 से 20 में इंडिया की 203.3 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी का 7.7% था। ईपीएफओ के 6.9 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं और ये 7.1 करोड़ लोगों को पेंशन देता है। इंडिया की इकोनॉमी डिजिटल हो रही है, इसमें फिनटेक का बड़ा हाथ है। ऐसे में ईपीएफओ को अपने कामकाज करने के तरीकों, इन्वेस्टमेंट और प्रोसेसेस को मॉडर्न बनाने की जरूरत है। इससे ये ज्यादा उम्र के अपने सब्सक्राइबर्स की अच्छी तरह से मदद कर पाएगा। साथ ही एम्प्लॉयज के बीच प्रासंगिकता बनी रहेगी। यूनाइटेड नेशन के अनुमान के मुताबिक इंडिया में 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या 2050 तक 25.6 करोड़ तक पहुंच जाएगी। साल 2000 में ये 4.8 करोड़ थी। लंबे समय से ईपीएफओ के ट्रस्टी बोर्ड के इंटरेस्ट रेट के बारे में फैसला लेने और सब्सक्राइबर्स के अकाउंट में पैसा आने में काफी देरी हो जाती है। ऐसा पिछले कई सालों से हो रहा है। अगर हम इंटरेस्ट रेट साइकिल के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 के लिए ईपीएफओ के ट्रस्टी बोर्ड ने 8.5% इंटरेस्ट रेट के बारे में फैसला लिया। ये फैसला मार्च 2021 में लिया गया। अक्टूबर 2021 में एक सर्कुलर के जरिए नोटिफाई कर दिया गया, लेकिन इंटरेस्ट सब्सक्राइबर्स के अकाउंट में दिसंबर 2021 में आया। मार्च और दिसंबर के बीच गैप करीब 9 महीने का था। ये बहुत ज्यादा है। इस साल की शुरुआत में ये माना जा रहा था कि फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 का इंटरेस्ट रेट जुलाई 2022 तक सब्सक्राइबर्स के अकाउंट में आ जाएगा। ये 4 महीने का गैप होता है। सब्सक्राइबर्स के अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट नहीं होने की मुख्य वजह यह है कि ईपीएफओ ने इंटरेस्ट पेमेंट के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड को नहीं अपनाया है। ये मार्केट से जुड़ी इनकम पर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करता है। इसकी बजाय ये एडमिनिस्टर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट का पालन करता है। इसके तहत मार्च में इंटरेस्ट रेट का ऐलान होता है, यानी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के ठीक पहले। इंटरेस्ट के लिए एडमिनिस्ट्रेड रेट पर निर्भरता का मतलब है कि स्थापना के 70 साल बाद भी ईपीएफओ की अपनी इन्वेस्टमेंट टीम नहीं है। अगर ये टीम होती तो बाहरी फंड मैनेजर को सौंप दी गई जिम्मेदारी की मॉनिटरिंग कर पाती। दूसरी बड़ी वजह यह है कि ईपीएफओ श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत आता है। इसे इंटरेस्ट रेट के पेमेंट के लिए वित्त मंत्रालय की मंजूरी लेनी पड़ती है। इसकी वजह यह है कि इंटरेस्ट रेट पर हर साल बहुत ज्यादा रकम खर्च होती है। वित्तीय मामलों पर फाइनेंस मिनिस्ट्री और ईपीएफओ के अप्रोच अलग अलग है। वित्त मंत्रालय को ईपीएफओ की वित्तीय स्थिति देखनी पड़ती है। उसे जिस इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है वो ईपीएफओ का मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं दे पाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इंटरेस्ट पेमेंट में देरी से मेंबर्स को कैसे लॉस होता है। इंटरेस्ट रेट क्रेडिट होने में सब्सक्राइबर्स को होने वाले नुकसान को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए एक एम्प्लॉयज के ईपीएफ अकाउंट में 31 मार्च 2021 को बतौर इंटरेस्ट रेट 1000 रुपए आने हैं, लेकिन ये पैसा 31 जुलाई को अकाउंट में आता है। यहाँ टाइम वैल्यू और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का असर पड़ता है। जुलाई में क्रेडिट होने वाले 1000 रुपए की रियल वैल्यू मार्च में क्रेडिट होने वाले 1000 रुपए की रियल वैल्यू से कम हो जाती है। इसकी वजह समय के साथ वैल्यू में आई गिरावट है। दूसरा, इस देरी के चलते सब्सक्राइबर्स 4 महीने तक इस 1000 रुपए का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये माना जाता है कि 31 मार्च 2022 के बाद किसी तारीख को अकाउंट में आने वाले 1000 रुपए की वैल्यू नॉर्मल होती है, ना कि रियल। सब्सक्राइबर्स पर इसका बड़ा असर पड़ता है। दुनिया भर के प्रोविडेंट फंड्स फाइनेंशियल ईयर के आखिर में इंटरेस्ट का पैसा सब्सक्राइबर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मलेशिया में फाइनेंशियल ईयर जनवरी से दिसंबर के दौरान होता है। वहां हर साल 1 जनवरी को इंटरेस्ट का पैसा सब्सक्राइबर्स के अकाउंट में आ जाता है। अब इन सब का किया क्या जा सकता है? पेमेंट में देरी से बचने के लिए इंटरेस्ट का 60 से 65% पैसा सुरक्षा के उपायों के साथ 1 महीने के अंदर क्रेडिट किया जा सकता है। बाकी पैसा वित्त मंत्रालय के अप्रूवल के बाद क्रेडिट किया जा सकता है। पिछले कुछ महीनों में ईपीएफओ ने अपने मेंबर्स को सेवाएं में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन इसे प्रोफेशनल मॉडर्न सोसाइटी के रूप में बदलने के लिए राजनीतिक फैसलों की जरूरत है। इसे ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत है। इसमें स्किल्ड प्रोफेशनल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये सब पारदर्शी नियम और कानून के तहत होना चाहिए। बैंकिंग और फाइनेंसिंग से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।